हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, चलिए फर्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं कि पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। वन डे दे सॉ some tools like खुरपी, sickle, shovel, plug, etc. in the field. Paheli and Bujo went to their uncle's house. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. मतलब कि आप समर वेकेशन में जब आपने अंकल के यहाँ गए होगे। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, अगर आपके अंकल एक फार्मर हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, एक दिन आपने देखे सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लग इन द फील्ड। खुरपी और जो सिकल शॉवेल होते हैं हथौड़ा, प्लग मीन्स हल जो होता है, इन द फील्ड में देखे होंगे आपने। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, आपने पढ़ा था कि ऑल लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जीने के लिए उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, प्लांट्स अपना फूड स्वयं बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्या आपने दोबारा पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड देम। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट, वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो सो एनिमल्स अपना खाना कहाँ से लेते हैं। ओके, तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि वाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें फूड की नीड क्यों होती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बन गया आपको, अगर आ जाएगा एग्जाम में कि वाई डू वी हैव टू ईट फूड, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, you already know that energy from the food is utilized by the organism for the carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. You already know, आप ये बात ऑलरेडी जानते हो कि एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाय द, कि जो फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है वो ऑर्गेनिज्म की द्वारा यूटिलाइज करी जाती है फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस, बॉडी के विभिन्न जो होते हैं वेरियस बॉडी फंक्शंस होते हैं उसके द्वारा करी जाती है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया एंड एक्सक्रेशन। डाइजेशन पाचन होता है, रेस्पिरेशन श्वसन होता है और एक्सक्रेशन जो बॉडी से वेस्ट हमारा निकलता है उसको हम एक्सक्रेशन कहते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, हम जो होते हैं अपना फूड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही लेते हैं। नेक्स्ट उस पर आ जाएंगे अब हम। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, regular production, proper management and distribution is necessary. In order to provide food for a large population, हमें इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड अगर प्रोवाइड करना है तो रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन आवश्यक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ओके, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. When plants of the same kind are cultivated, जब सेम तरीके के प्लांट्स जो होते हैं कल्टिवेटेड किए जाते हैं वन प्लेस ऑन अ, एक ही स्थान पर ऑन अ लार्ज स्केल पर, तो इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप, इसको क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप इज wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. क्रॉप का मतलब है जैसे कि वीट मीन्स, जैसे कि वीट के प्लांट, क्रॉप ऑफ वीट का मीन्स का मतलब है जैसे कि वीट की जो फसल होती है, एक ही तरीके के वीट के पौधे एक ही जगह प्लेस पर उगाने के लिए बोलते हैं। प्लांट्स ग्रोन जब एक जगह ग्रो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वीट की फसल, यानी क्रॉप ऑफ वीट। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये बात तो आप जानते ही हो कि क्रॉप्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, ये इस बात से क्लासिफाइड किए जाते हैं कि कौन से सीजन में कैसे ग्रो करते हैं। इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनोदर। इंडिया जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री जिसमें कि द क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल
बहुत ज़रूरी है वन रीजन टू अनदर, एक मतलब ये मेन कारण है इसका। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्रॉप्स की विभिन्न वैरायटी होती हैं, ग्रोन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरीके से ग्रोन करती हैं। डिस्पाइट दिस डिवर्सिटी टू ब्रॉड टॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर। इसे हम निम्नलिखित तरीकों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 पर आती है खरीफ क्रॉप्स, एक होती है खरीफ की क्रॉप्स। ओके, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो क्रॉप जो कि हमें रेनी सीजन में शोन होती है, दिखती है, उसे हम खरीफ की फसल बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। इन इंडिया में जो रेनी सीजन होता है जनरली जून से सितंबर तक रहता है। उसमें हमारी कौन कौन सी खरीफ की फसलें होती हैं, जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। अगर पूछेंगे कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, तो आप बता सकते हो कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द खरीफ क्रॉप्स। ओके, अब आती है रबी क्रॉप्स। ये रही रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में है कि द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। मतलब द क्रॉप्स ग्रोन इन द, जो कि विंटर सीजन में ग्रो करती है, जैसे कि विंटर सीजन हमारे कब से कब तक रहता है, अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इसमें आती हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स में आता है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड linseed. Okay, beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. beside इसके अतिरिक्त pulses and vegetables, दालें और सब्जियां are grown during summer at many places, मतलब कभी कभी गर्मियों में भी मैनी प्लेसेस पर देखी जाती हैं। अब आता है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। 1.2 पर देखिए, ये सेकेंड स्टेंजा आ गया इसका कि कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर टू पीरियड ऑफ टाइम। कल्टिवेशन, क्रॉप्स का कल्टिवेशन जो होता है इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ की, इसमें कई तरीके की एक्टिविटीज़ शामिल हैं। बाय फार्मर्स ओवर टू पीरियड, जो कि समय समय पर फार्मर्स के द्वारा की जाती हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटली प्लांट्स इन योर हाउस। यू मे फाइंड, आपने देखा होगा कि दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट, उसके सिमिलर होती हैं। जैसे कि हमने घर में कोई सुंदर सा पौधा रखा सजावट के लिए, तो उसकी समय समय पर देखभाल की जाती है, उसे पानी दिया जाता है, उसे खाद दिया जाता है समय समय पर, तो इसको हम कल्टिवेशन बोलते हैं। तो बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटली प्लांट्स इन योर हाउस, दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। जैसे कि इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शामिल हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करते हैं, सोविंग सींचना, एडिंग मैन्यूर फर्टिलाइजर्स, उसमें मैन्यूर फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, इरिगेशन सिंचाई, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड से उसकी प्रोटेक्शन किया जाता है, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। एक होता है हार्वेस्टिंग और दूसरा होता है स्टोरेज करके रखना। तो फर्स्ट पर आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। एक फसल को ग्रो करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में इज टू टर्न द सॉइल एंड द लूजन, इसको मिट्टी को खोदना होता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिससे कि इसकी जो रूट्स होती हैं डीप इनटू द सॉइल, सॉइल्स में आराम से खुद जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जिससे कि हमारी जो रूट्स होती हैं क्रॉप की, जहाँ उसकी खुदाई कर देते हैं मिट्टी की, तो वो सांस ले सकें आराम से, इसलिए हम इसको ये काम करते हैं, इसलिए हमें इसकी सॉइल तैयार की जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। Why does the loosening to the soil allow the roots to breathe easily? Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? हमें सांस लेने के लिए सॉइल को लूजनिंग क्यों आवश्यकता है? सांस, मिट्टी में पौधों को सांस लेने के लिए क्यों आवश्यकता है सॉइल को लूज करना? ये क्वेश्चन आपका बन गया कि why does the loosening to soil allow the roots to breathe easily? तो आप यहाँ से बता देंगे कि the loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil.
द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। लूजेंड सॉइल जो होती है हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स की ग्रोथ करने में हेल्प करती है। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उसको हेल्प करती है। दीज ऑर्गेनिम्स आर एरिएंट्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड द ह्यूमस टू इट। जिससे कि अर्थवर्म और जो माइक्रोब्स होते हैं हमारी मिट्टी को लूज करने में उसकी हेल्प करते हैं, फार्मर्स की हेल्प करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। लेकिन सॉइल की आवश्यकता क्यों होती है टू बी टर्न एंड लूजन, उसे लूजन करने की आवश्यकता क्यों होती है? यू हैव लर्न दैट इन द प्रीवियस क्लासेज दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. You have learned in the previous classes, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि दैट सॉइल कंटेन्स, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज बाय द सॉइल, और जिससे कि उसमें कुछ ऐसे भी जुड़े रहते हैं जिससे कि डीकम्पोजिंग हो जाती है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। डीकम्पोस्टिंग से क्या होता है कि जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन द डेड ऑर्गेनिज्म में जो मिलते हैं आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, में दोबारा रिलीज हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोबारा प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर, और सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, फ्यू सेंटीमीटर सॉइल लेयर जो होती है टॉप लेयर, सॉइल सपोर्ट प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। टर्निंग एंड लूजनिंग से सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। टर्निंग और लूजनिंग से सॉइल की जो टर्निंग एंड लूजनिंग होती है उससे ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द क्रॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। सॉइल अगर लूज हो जाएगी तो उसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से बाहर आ जाएंगे, मिलने को वो प्लांट्स को मिल जाएंगे, अंदर रहते हैं उसके, सो दैट प्लांट्स कैन यूज दी न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट्स जो होते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की कल्टिवेशन के लिए टर्निंग और लूजनिंग जो है सॉइल की बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। और जो ये प्रोसेस होता है सॉइल को लूज करने वाला, इसको हम बोलते हैं प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। और जो ये प्रोसेस होता है ये प्लग के द्वारा किया जाता है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लग्स जो होता है हल हमारा मेड ऑफ वुड और आयरन, ये वुड या आयरन का बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल हमारी बहुत ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, तो हमें प्लगिंग से पहले वाटरिंग करने की उसमें आवश्यकता है। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। और जो प्लगिंग वाली जो प्लगिंग फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स, में बड़े बड़े क्रम्प्स हो जाते हैं ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स, इसको क्रम्प्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्लम्प्स, और ये इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है कि टू ब्रेक इन क्लम्प्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर शोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन, जिससे कि प्लग से जब हम कर देते हैं प्लगिंग कर देते हैं तो शोइंग एज वेल एज फॉर, जिससे कि इरीगेशन से पहले हमारी ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी आपने देखा होगा कि मिट्टी में मैन्योर ऐड करना भी अच्छा होता है बिफोर टिलिंग से पहले। दिस हेल्प्स टू प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। और ये प्लगिंग जो होती है कभी कभी जैसे उसमें डाल देते हैं फर्टिलाइजर या मैन्योर फर्टिलाइजर डाल देते हैं, जिससे कि मिट्टी हमारी और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। और ये प्लगिंग जो होती है हमारी मिट्टी को हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद, और इसमें मैन्योर की प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है सॉइल की, ठीक है। द सॉइल इज मॉइस्चन बिफोर शोइंग। और जो सॉइल है हमारी वो सोइंग से पहले मॉइस्चन होनी चाहिए, ओके। सूखी मिट्टी की हम नहीं कर सकते हैं। अब आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोविंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। सीड्स की सोइंग करने से पहले इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड, जिसमें जो क्लम्प बन जाते हैं उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये सारा काम जो होता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, विभिन्न तरीके के जो टूल्स आते हैं उसके जरिए हो सकता है। द मेन टूल्स यूज टू दिस पर्पस आर द प्लग,
हो एंड कल्टिवेटर। तो ये तो जो होते हैं टूल्स, ये होते हैं, प्लग होता है इसमें, एक हो होता है और एक होता है इसमें कल्टिवेटर। ओके, ये प्लगिंग हो रही है बच्चों, देखो ये जो डायग्राम है, तो एक प्लगिंग हो रही है, इसमें हल जोता जा रहा है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बढ़ाने के लिए। ओके, अब आता है प्लग। ठीक है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। ये सब प्राचीन समय में जो होता है सॉइल के लिए, टिलिंग के लिए उपयुक्त किया जाता था, जैसे कि एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, फसलों में जब डालते थे फर्टिलाइजर्स, उसके बाद इसकी प्लगिंग की जाती थी। रिमूविंग द वीड्स, और वीड्स को रिमूव किया जाता था, एंड टर्निंग द सॉइल, जिससे कि सॉइल को टर्न किया जाता था। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इट इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स ऑन अदर एनिमल्स। दिस इज मेड ऑफ वुड, ये वुड का बना होता है, एंड इट इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, और जैसे कि एक बुल का पेयर होता है उस पर ये चलाया जाता है, या फिर कोई अदर एनिमल्स भी हो सकता है जैसे कि हॉर्स या कैमल्स। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग इन शेयर। ठीक है, इसमें एक आयरन स्ट्रिप होती है जिसको हम प्लग शेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ long rod of wood. Okay, log of wood, sorry. The main part of the plug is a long log of wood which is called a plug shaft. Okay, the main part of the plug is a long log. इसमें जो होता है, इसका जो मेन पार्ट है प्लग का, एक लॉन्ग लॉग होता था लकड़ी का, which is called a plug shaft. There is a handle to one end of the shaft, the other end it is attached to the beam which is placed on the bull's neck. इसका जो एक सिरा होता है, देयर इज अ हैंडल इट वन एंड ऑफ द शेफ्ट, एक उस शेफ्ट से बनता था, एंड द अदर हैंड इज अटैच टू अ बीम, और उसका जो दूसरा हैंड हो जाता है वो एक बीम से अटैच होता था, विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स, जो कि बुल्स की नेक पर होता था। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। वन पेयर ऑफ बुल्स, एक बुल्स का पेयर, एंड अ मैन, और एक मैन, कैन इजीली ऑपरेट द प्लग, हल को चला सकता था। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग। द इंडिजिन, जैसे जैसे समय बदला, वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बदल गया, रिप्लेस बाय एक आयरन प्लग में। ओके, नाउअडेज हो। अब आता है एक हो भी एक तरीके का टूल होता है, इसको बोलते हैं इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक सिंपल टूल है जैसे कि वीड्स को रिमूव करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। अब आप बोलोगे वीड्स क्या होता है, तो वीड्स जो होता है कि अनचाही फसल होती है, जैसे हम वीट के पौधे उगा रहे हैं साइड में, और उसके बराबर में छोटी छोटी सी घास उग गई, ये वीड्स उग गई, तो उसको हम वीड्स बोलते हैं। अगर हम उसको ना निकालें, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, फसल की ग्रो के लिए उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको हम नहीं निकालेंगे तो हमारी फसल अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, वो वीड्स भी ले लेती है, और जो हमारी वीट का पौधा है वो सही से ले नहीं पाता, तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बट जाते हैं, इसलिए आधा उसे मिल जाएगा, आधा उसे मिल जाएगा, तो पूरी तरीके से उसको नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें वीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टूल है इसी काम आता है कि इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसमें एक लॉन्ग रॉड होती है वुड की, और आयरन या फिर आयरन की हो सकती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट जो होती है आयरन की, इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, इसके एक एंड से फिट होती है, एंड वर्क्स लाइक अ प्लेट, और ये एक ब्लेड की तरह वर्क करती है। इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स, ये एक एनिमल्स के द्वारा खींची जाती है। फिगर 1.1 में हो की दे रखी है, ग्रिप होता है, इसमें एक हैंडल होता है, इस साइड में एक बीम होती है, बेंट प्लेट होती है, और ये एक आयरन की रॉड होती है। ओके, अब आता है थर्ड पे कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अब जो होती है प्लगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर के द्वारा डन की जाती है, ड्राइवन कल्टीवेटर बोलते हैं इसको। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इसके कल्टीवेटर के यूज से हमारा लेबर और टाइम की बचत हुई है, समय की बचत हुई है, इसको बोलते हैं कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। ये कल्टीवेशन हो रहा है ट्रैक्टर के द्वारा। ओके, तो ये कल्टीवेटर है। तो सोविंग अब आता है सोविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ये रहा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of the good variety are selected. Sowing से पहले good quality और clean और healthy seeds of the good variety के are select करे जाते हैं। Farmers prefer to use seeds which give high yield, और फार्मर वही सेलेक्ट करते हैं जो हाई क्वालिटी के होते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, आर देयर सीड्स
विच फ्लोट ऑन द वाटर, आपने कुछ ऐसे सीड्स देखे हैं जो फ्लट ऑन वाटर, जो वाटर पर फ्लट होते हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, वुड दोज और लाइटर, कौन से लाइटर होते हैं, कौन से हैवी होते हैं, देन दोज विच सिंक, जो कि सिंक हो जाते हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, और वो लाइटर क्यों होते हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर 10 लाइटर, जो डैमेज सीड्स जाते हैं अंदर से, जो डैमेज होते हैं, बिकम होलो होते हैं एंड आर 10 लाइटर, इसलिए वो लाइटर होते हैं। देयरफॉर दे फ्लट ऑन वाटर, इसीलिए वो पानी पर तैरते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस, ये एक गुड मेथड है फॉर सेपरेटिंग अच्छे सीड्स का, हेल्दी सीड्स का, फ्रॉम द डैमेज सीड्स से। ओके, बिफोर सोविंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इट इज़ नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोविंग सीड्स, सोविंग से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि अबाउट द टूल्स यूज फॉर, कौन कौन से टूल्स हम सोविंग के लिए ले रहे हैं। तो नंबर 1 पर आता है ट्रेडिशनल टूल, ट्रेडिशनल tool, the tool used traditionally for sowing seeds, it is shaped like a tunnel, the tool is जो traditionally यूज़ हो जाते हैं सोविंग के लिए, उसको हम और जो शेप लाइक अ फनल, और जो फनल की शेप के होते हैं इसको बोलते हैं ट्रेडिशनली टूल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, फनल में सीड्स जो होते हैं फिल कर लिए जाते हैं, पास डाउन थ्रो 2 और 3 पाइप्स, और 2 और 3 पाइप्स की सहायता से इसको पास हो जाएंगे। हैविंग शार्प एंड्स, these ends fires into the soil and place seeds there, these ends fires into the soil, soil में चले जाते हैं, and place seeds there, और seeds उसमें से बाहर निकल आते हैं। अब आता है seed drill। nowadays our seed drill is used for sowing with the help of tractors, अब आजकल सीड ड्रिल जो होता है यूज़ किया जाता है विद फॉर सोविंग विद द हेल्प, ट्रैक्टर्स की हेल्प के जरिए सोविंग जब हम करते हैं तो ये सीड ड्रिल उपयोग किया जाता है। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, ये दिखाता है कि सीड्स जो होते हैं इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पर लगाए जाएं। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोविंग, और इससे ये होता है कि सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल, जब सीड्स में डाल देते हैं मिट्टी में तो सॉइल से कवर कर जाता है आफ्टर सोविंग। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, जिससे कि दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, जैसे चिड़ियाँ खा लेती हैं सीड्स को, उससे उसकी हेल्प मिलती है, सीड्स से सॉइल को उससे ढक देते हैं उसको। तो सोविंग बाई यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, और यूजिंग अ सीड ड्रिल की यूज़ से सोविंग जब हम करते हैं तो सेव्स टाइम, और समय और टाइम की बचत होती है। हम सेकेंड पैराग्राफ पे पहुँचेंगे। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस, सीड्स लगाते टाइम जो होता है, जब हम सीड लगाते हैं तो देखना चाहिए कि डिस्टेंस जो होती है एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बनी रहे टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स की जो ओवर क्राउडिंग हो जाती है, मतलब बराबर नहीं लगा सकते हैं, थोड़ी दूर सेम डिस्टेंस पे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। दिस अलाउस प्लांट्स टू गेट, जिससे कि उन्हें सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, जिससे कि उन्हें सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से मिल सकें। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, जिससे कि फ्यू प्लांट्स जो होते हैं मे हैव टू बी रिमूव, ओवर क्राउडिंग की वजह से कुछ पौधे जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब इसमें ये भी आता है कि एडिंग मैन्यूर फर्टिलाइजर, जब हम सॉइल लगाते हैं तो उसमें मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर ऐड किए जाते हैं। द सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। और ये क्वेश्चन आता है कि what is manure and fertilizers, तो आप ये बता सकते हो कि the substance which are added to the soil, वो वाले substance which are added to the soil जो कि soil में ऐड की जाते हैं in the form of nutrients for the healthy in the nutrients के फॉर्म में for the healthy growth of plants, और plants की healthy growth के लिए उसको हम बोलते हैं manure। ये आता है जैसे कि सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एडिशनल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, सॉइल जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है प्लांट्स को, तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर एडिशनल फॉर द प्लांट्स की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियो में फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे फार्मर्स ने फसल निकाल ली, उसके बाद उसी सॉइल में दोबारा दूसरी फसल लगा दी, फिर दोबारा निकाली, फिर उस सॉइल में दूसरी फसल लगाई, तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो हमारी वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से क्या होता है हमारी जो फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो थे वो तो उसने ले लिए, जो पहली फसल थी फिर दूसरी लगाई तो थोड़े उसने ले लिए, तो इस तरीके से सॉइल कमजोर हो जाती है। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो
इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो आप ये इमेजिन करो कि न्यूट्रिएंट्स का फिर क्या हो सकता है। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स का कंटिन्यूस कल्टिवेशन होता है, मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, और जिससे कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और सॉइल पुअर हो जाती है। देयरफॉर इसीलिए फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए फार्मर्स जो होते हैं उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर उसमें ऐड करते हैं, जिससे कि टू रिप्लेनिश द सॉइल, रिप्लेनिश करते हैं उससे, उसकी भरपाई जो होती है, कमी जो हो जाती है उसमें, रिप्लेनिश मीन्स भरपाई, तो उसकी भरपाई करने के लिए उसमें दोबारा फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर्स और मैन्योर उसमें ऐड करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। अगर आता है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज मैन्योरिंग, तो आप ये बता दोगे कि व्हेन फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर, ये रहा, व्हेन फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग जो होती है, उसका जो रिजल्ट होता है वो वीक प्लांट्स होते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डीकम्पोजिशन के द्वारा प्राप्त होता है। प्लांट और एनिमल वेस्टेज। फार्मर्स डंप प्लांट एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स। फार्मर जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है एक गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कि उसे ढक देते हैं, जिससे कि उसमें डीकम्पोजिशन हो जाता है और उसमें वेस्ट से हमारा डीकम्पोज बन जाता है, खाद बन जाती है हमारी। प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज। ओके, द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डीकम्पोजिशन जो होता है सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। डीकम्पोज जो मैटर होता है वो हमारी एक ऑर्गेनिक मैन्योर बनकर तैयार हो जाती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। और आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो वर्मी कंपोस्टिंग यही होती है कि एक गड्ढे में हमने सारा सामान, जो सब्जियों के छिलके या कुछ चीज़ों के छिलके, वर्मी कंपोस्टिंग में जैसे हम सब्जियों के छिलके या कुछ भी सड़ी गली चीज़ें उसमें इकट्ठी कर दी, उसे गड्ढे में बंद कर दिया, उसे मिट्टी से ढक दिया। जब वो चीज़ें सड़ जाती हैं तो उसको हम मैन्योर के रूप में फील्ड में यूज़ करते हैं, तो इसी को हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो आपने क्लास 6 में तो वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा ही था। अब आती है एक्टिविटी 1.2। इसमें देखिए, अब जैसे टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। तो आप मूंग और ग्राम की सीड्स लेंगे और एंड जर्मिनेट देम, उनको जर्मिनेट करेंगे। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स। हम जो सेलेक्ट 3 इक्वल साइज के सीडलिंग्स लेंगे। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। 3 हम ऐसा करेंगे, 3 सिमिलर ग्लासेस, एम्प्टी ग्लासेस ले लेंगे। मार्क देम A, B और C। 3 ग्लास लेंगे, उनको हम A, B और C में मार्क कर देंगे। टू ग्लास A ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। ग्लास नंबर A में जो A नंबर का ग्लास होगा उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल, थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर, उसमें काउ का डंग डालेंगे। इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। B में भी हम सेम अमाउंट सॉइल का लेंगे, मतलब बराबर बराबर लेना है। मिक्सड विद अ लिटिल यूरिया, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा यूरिया। टेक द सेम अमाउंट ऑफ द सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट द एडिंग एनीथिंग। और जो C नंबर का ग्लास है उसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, उसमें सिर्फ सॉइल लेंगे। इन ग्लास C में कुछ नहीं डालेंगे, उसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम। अब सब में थोड़ा थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे। सेम अमाउंट ऑफ वाटर बिल्कुल सेम ऐड करेंगे, ये नहीं किसी में कम कर दिया और किसी में ज़्यादा। और बाद में प्लांट द सीडलिंग। अब चेक करेंगे इनको। कीप देम इन अ सेफ प्लेस। अब इनको एक सेफ प्लेस पर एंड वाटर देम डेली, और उनको डेली पानी देना है हमें और उसको सेफ प्लेस पर रख देंगे। आफ्टर 7 to 10 डेज, जब 7 से 10 डेज हो जाएंगे, ऑब्जर्व देम, इनकी ग्रोथ को हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस। क्या प्लांट जो होते हैं इन ऑल द ग्लासेस में जो प्लांट थे ग्रो एट द सेम प्लेस, सेम इस पे जगह पे ग्रो करे हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। किस ग्लास में प्लांट्स की ग्रोथ बेटर हुई है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। कौन से ग्लास में वॉज द फास्टेस्ट ग्रोथ करी गई है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर, जिसमें कि पोषक तत्व से जो भरपूर होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। वो डिफरेंट मैन्योर से किस तरीके से डिफरेंट है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया,
अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये सारे फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स हैं। अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं तो आप बता। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप्स सच एज wheat, पैडी एंड मेज। फर्टिलाइजर के यूज से बहुत हेल्प फार्मर्स की बहुत हेल्प मिलती है। फार्मर्स टू गेट बेटर yield, फसलों का अधिक उत्पादन के लिए उत्पादन में उसकी हेल्प मिलती है फर्टिलाइजर के प्रयोग से, सच एज wheat, पैडी एंड मेज। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लिटिल लेस फर्टाइल। लेकिन एक्सेसिव यूज, इनका ज़्यादा से ज़्यादा योग जो होता है उपयोग, फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, उसको कम उपजाऊ बना देता है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन का भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. We have to substitute fertilizer. इसीलिए उसकी जो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है उसको मेंटेन करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स के सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेते हैं इन बिटवीन टू क्रॉप्स। द यूज़ ऑफ मैन्योर improve soil's texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव, मैन्योर के जो प्रयोग से जो होता है सॉइल की जो उर्वरक शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जिससे उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और इसकी जो मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स की जो भरपाई होती है उसकी जो भरपाई हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, और सॉइल जो होती है हमारी भरपूर उपजाऊ हो जाती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। और अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग का जो एक अनदर मेथड होता है द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, और ये जो डन होता है वो ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स के द्वारा अल्टरनेटली डिफरेंट क्रॉप्स के द्वारा डन होता है। फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फूडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर्स होते हैं यूज टू ग्रो लेग्यूम्स का यूज़ करते हैं एज फूडर इन वन सीजन एंड व्हीट इज द, और जो व्हीट होता है वो नेक्स्ट सीजन में यूज़ करते हैं। दिस हेल्प्स इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, जिससे कि सॉइल की जो रिप्लेनिशमेंट होती है उसकी हेल्प करता है, नाइट्रोजन के साथ उसकी हेल्प करता है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस। ओके, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम। पिछली क्लासेस में आपने अबाउट राइजोबियम के बारे में सुना था, जो एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ द रूट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो होता है कि रूट्स में स्थित होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है उसकी रूट्स में स्थित होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और जो होता है ये मिट्टी की जो नाइट्रोजन होती है उसमें सॉइल में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करता है। ओके, तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।